स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या कहते हैं, आपके पास एक वेक्टर ए है डॉट एक वेक्टर बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ये डेफिनेशन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की डेफिनेशन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जो सिंबल यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, ये सिंबल एक डॉट के जैसा दिखता है, इस वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आपको मिलती है। देखो मॉड ऑफ वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, मॉड ऑफ वेक्टर है स्केलर क्वांटिटी है। मॉड का मतलब क्या होता है, लेंथ ना, मॉड यानी लेंथ, तो ये लेंथ है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये भी क्या है, लेंथ है, ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कॉस थीटा तो आपको एक नंबर देता है, जिसमें देख लो आप मॉड ऑफ वेक्टर है मतलब वेक्टर ए की लेंथ, लेंथ आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी वेक्टर बी की लेंथ, लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कॉस थीटा तो आपको स्केलर क्वांटिटी देता है। स्केलर का मतलब समझ में आता है क्या, एक वैल्यू। कॉस थीटा आपको हमेशा एक वैल्यू देता है ना, 1, 1/2, √3/2 ऐसे वैल्यू देता है। तो तीनों रिजल्ट कौन सी वैल्यू देते हैं आपको, स्केलर, ठीक है ना, तीनों के रिजल्ट स्केलर। और जब आप एक स्केलर को दूसरे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी आपको स्केलर ही मिलेगा। जैसे 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है ना। तो ये सबके सब स्केलर है और इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। इस वजह से इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। समझ में आ गई डेफिनेशन, ठीक है। इसमें ये जो थीटा है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 180 के बीच में लाई करेगी। जो थीटा है ये हमेशा 0 से 180 के बीच में ही लाई करेगा, ना ही 0 से कम होगा और ना ही 180 से ज्यादा होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है, किस एंगल को हम लोग कहते हैं कि ये एंगल है दो वेक्टर के बीच का। जैसे मान लो ये है आपका वेक्टर OA, ये वेक्टर OA है और ये वेक्टर OB है, तो इससे मैं इन दोनों के बीच का एंगल बोल सकता हूँ। थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। देखो सिर्फ ये ऐसा एंगल जैसा दिखना है, एंगल नहीं होता है। वेक्टर के केस में क्या होता है ना कि इनिशियल पॉइंट दोनों के सेम होने चाहिए। देखो OA का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह है और OB दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। या तो दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए या तो फिर दोनों के टर्मिनल पॉइंट सेम होने चाहिए। जैसे ये OA है और ये BA है, तो इससे अब मैं बोल सकता हूँ कि ये इन दोनों के बीच का एंगल है। तो जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो या इसके बारे में सोचते हो, तो ये जरूरी है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट या दोनों का टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह हो, तो इसको हम लोग एंगल बोल सकते हैं। बट अगर ऐसी कुछ केस है कि ये वेक्टर OA है और ये है आपका वेक्टर AB, तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जो है ना इन दोनों के बीच का एंगल है। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वेक्टर OA और AB में क्या दोनों के इनिशियल पॉइंट एक जगह है, क्या दोनों के टर्मिनल पॉइंट एक जगह है, नहीं है। इसका ये टर्मिनल पॉइंट है और इसके लिए ये इनिशियल पॉइंट है। तो फिर OA और AB अगर इस तरीके से हो तो अब इनके बीच में एंगल कौन सा रहेगा। तो हमको पता है कि हमने फ्री वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा है, याद है क्या, फ्री वेक्टर का कंसेप्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वेक्टर को आगे मूव करा देता हूँ, इस वेक्टर को आगे मूव करा रहा हूँ, किसको, OA को आगे मूव करा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये O यहाँ आ गया, A आगे बढ़ गया और ये आपका B आ गया। समझा क्या, समझा क्या कुछ। तो ये आपका मूविंग फ्री वेक्टर है ना, फ्री वेक्टर को अपन आगे मूव करा सकते हैं ना, फ्री वेक्टर का कंसेप्ट पता है सबको। तो क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये एंगल है, क्योंकि ये वेक्टर और इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। समझ में आया क्या। तो जब भी हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करेंगे तो ये जरूरी है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो या एक ही जगह हो या दोनों का टर्मिनल पॉइंट एक जगह हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन देख लो, A.B मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, और थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 से 180 के बीच में लाई करेगी। अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ आपके लिए ईजी है, और जो आपके सवाल मिलेगा वो सब प्रॉपर्टी भी मिलेगा। तो ध्यान से देख लो सभी प्रॉपर्टी को। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई A.A पूछ रहा है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर A क्या होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर A, डेफिनेशन से जाना है। A.B की डेफिनेशन क्या है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। A.A क्या होगा,
मॉड ऑफ ए कॉस थीटा कितना रहेगा? वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच खुद के साथ कितना एंगल तैयार करेगा? 0 तैयार करेगा ना। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? ये लो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये आपको देगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। समझा क्या? तो ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है। अच्छा, ए डॉट ए को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वेक्टर ए स्क्वायर। ए डॉट ए का मतलब ही क्या होता है? वेक्टर ए स्क्वायर। ए डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी? मॉड ऑफ ए स्क्वायर। बात समझ में आई? पहली प्रॉपर्टी समझे सबको? तो अब अगर कोई हमें ये पूछ रहा है कि फिर आई डॉट आई कितना आएगा? आई डॉट आई मॉड ऑफ आई स्क्वायर, और आई का मॉड अरे 1 होता है ना। आई यूनिट वेक्टर है ना, आई क्या है? यूनिट वेक्टर, जिसका मॉड कितना होता है? 1। ठीक, तो आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के ये भी 1 होगा, यानी तीनों की वैल्यू सेम आएगी और 1 के इक्वल में आएगी। समझा? तो अब सोच समझ के बताना कि फिर आई डॉट जे की वैल्यू कितनी आएगी? आई डॉट जे की वैल्यू कितनी आएगी? 1 0। मतलब समझ में नहीं आता, अपने दिमाग में ना कुछ भी नहीं जाता, कचरा भरा है अपने दिमाग में। इतना समझाने के बाद भी कुछ दिमाग में जाता नहीं है। अरे कुछ नहीं है, डेफिनेशन को तो अच्छे समझो। तुमको लगता है समझ में आ गया, समझ में ही नहीं आ रहा है तुमको। ये समझ में आ गया था कि तुमको वाकई में डेफिनेशन ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या कहती है? मॉड ऑफ ए आएगा, मॉड ऑफ बी आएगा, कॉस थीटा आएगा, जिसमें थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे सोचो ना, मॉड ऑफ आई आएगा, मॉड ऑफ जे आएगा, कॉस थीटा, थीटा एंगल आएगा, आई और जे के बीच के एंगल रहेगा थीटा। कितना होता है आई और जे के बीच में एंगल? 90 होता है क्या? 90 कैसे? हाँ, क्योंकि आई होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, जे होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। cos 0 कितना होता है? सॉरी, cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 0, तो ये सबको क्या कर देगा? 0 करेगा। समझ में आया क्या? तो आई डॉट जे की वैल्यू 0 आएगी, जे डॉट के की वैल्यू 0 आएगी, आई डॉट के की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया समझने वाला तरीका। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि अगर आप a डॉट बी की वैल्यू निकालो और b डॉट a की वैल्यू निकालो, सेम ही आएगा। a डॉट बी की वैल्यू और b डॉट a की वैल्यू सेम आएगा, तो फर्क नहीं करेगा। a डॉट बी की डेफिनेशन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, b डॉट a की डेफिनेशन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ a cos थीटा। फर्क कुछ भी नहीं ना, ये बस चेंज हो गया। आंसर में कोई रिजल्ट में कोई फर्क आएगा क्या? तो a डॉट b और b डॉट a की वैल्यू सेम रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, आपके पास एक वेक्टर a दिया है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये वेक्टर a दिया है। वेक्टर b दिया है a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है, वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है। आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट। a डॉट b क्या होगा? देखो, वेक्टर a क्या है? a1i प्लस b1j प्लस c1k। ठीक है, ध्यान से देख लो पहले। और वेक्टर b क्या है? a2i प्लस b2j प्लस c2k। आपको बस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो a1i का डॉट प्रोडक्ट होगा a2i के साथ, तो क्या होगा? a1 a2 i डॉट i, और i डॉट i कितना होता है? 1। i डॉट i 1 हो गया। फिर a1i का डॉट जाएगा b2j के साथ, तो ये a1 b2 i डॉट j 0 होगा, पूरा रिजल्ट 0 बन जाएगा। फिर a1i डॉट c2k, तो ये भी 0 होगा। समझा? तो जब आप a1i का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको बस क्या मिलेगा? a1 a2। फिर b1j का डॉट करते हैं पहले a2i के साथ, 0 होगा। फिर b1j का डॉट करते हैं b2j के साथ, तो ये b1 b2, समझा? 1 आएगा। फिर b1j का डॉट करेंगे c2k के साथ, 0। फिर c1k का डॉट करेंगे a2i के साथ, 0। c1k का डॉट करेंगे b2j के साथ, 0। c1k का डॉट करेंगे c2k के साथ, c1 c2। समझा? तो ये हो गया आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अगेन डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बस आपको i कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके j कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके k कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। समझा? इस तरीके से a डॉट b मिलेगा आपको। हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर हमें कोई बोलता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताओ, कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, a डॉट b अपॉन
मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला ध्यान से देख लो, बहुत काम का फॉर्मूला है, आने वाले 3-4 चैप्टर में इसका यूज है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये किस लिए यूज करना है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए। ये कहाँ से आया? यही से आया है, देखो ए डॉट बी को शिफ्ट कर दिया डिवाइड में, मल्टीप्लाइड में डिवाइड में गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर कोई मुझे कार्टेशियन फॉर्म में पूछे या कंपोनेंट फॉर्म में पूछे तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट तो पता है कैसे निकालते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और मॉड ऑफ वेक्टर बी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और ऐसे मॉड लगा देना। तो यह आएगा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला, ये यही से लिखा गया है। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ये मिलता है, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए दिया है ना अपने को, ये वेक्टर ए है, तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बी अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये समझा? सो प्रॉपर्टी नंबर 7, या तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहते हैं कि अगर मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 90, और अगर मैं यहाँ cos 90 डाल दूं तो cos 90 कितना होता है, 0, और ये डिनोमिनेटर को शिफ्ट करूँ तो वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी आपको क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। और अगर दो वेक्टर पैरेलल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल है तो उनके कंपोनेंट का रेशियो सेम आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब भी दो वेक्टर पैरेलल या फिर कोलिनियर, उनके कंपोनेंट का रेशियो सेम आएगा, समझ में आ रहा है क्या? और परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। चलो प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी जब when theta lies in first quadrant। ठीक है, ये कहाँ से है, ये भी इसी डेफिनेशन से है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की डेफिनेशन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अच्छा ये तो लेंथ है ना, ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मॉड ऑफ वेक्टर बी ये भी लेंथ है, ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, कि वो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने बोला है कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो सभी पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। समझा क्या? ए डॉट बी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, हाँ, जब थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये नहीं सोचना कि सर थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तब भी तो डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या बोला है, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 180, मतलब ये फर्स्ट से लेके सेकेंड क्वाड्रेंट तक ही रह सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव। या तो कोई प्रॉब्लम?